हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन बाय क्विक विद्या। माय नेम इज कुणाल गौरव। तो चलिए आज के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन को शुरू करते हैं। देखो, पहली न्यूज है पल्सेस के बारे में। देखो, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस और हम सबसे ज्यादा पल्सेस को कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है। और उस कंजम्पशन को अचीव करने के लिए, हमारा जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करने के लिए हमें पल्सेस बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर गवर्नमेंट अच्छे तरीके से प्रोक्यूरमेंट करे, पूरा प्रोक्यूरमेंट गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट ने पल्सेस फार्मर्स को एमएसपी दे रखा है, ठीक है, पर गवर्नमेंट उनसे पूरे तरीके से प्रोक्यूरमेंट नहीं कर पाती है। इससे होता क्या है, जो हमारे पल्स ग्रोइंग फार्मर्स है उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाके अपने पल्सेस को सेल करना पड़ता है, और प्राइवेट प्लेयर्स ऑब्वियसली एमएसपी से कम प्राइस देंगे। तो दैट इज वाई पर्ल्स फार्मर्स आर नॉट वेल प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। दैट इज वाई ये न्यूज में है। ठीक है, ये GS3 का टॉपिक है, एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी एमएसपी एंड स्कीम्स में भी आता है। अब देखो ये न्यूज में क्यों है। देखो, डिस्पाइट अ गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ने एमएसपी तो डिक्लेयर किया है, मेनी फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल पल्सेस एट लो प्राइस मार्केट्स बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट बहुत पुअर है, गवर्नमेंट पूरा प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही है पल्स फार्मर से। ओके, दैट इज वाई उन्हें कम प्राइस में सेल करना पड़ता है मार्केट में। दिस शोज अ डीपर प्रॉब्लम, इंडियन पर्ल्स फार्मर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। ठीक है, इंडियन पर्ल्स फार्मर्स अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं है, while cheap pearls imports flood the market pushing the price even lower। और जब हम बाहर से पल्सेस को इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली सस्ते होते हैं, जिसके वजह से मार्केट में बाहर के इंपोर्टेड पल्सेस फैल चुके हैं, और जो हमारे फार्मर्स, जो इंडियन फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं कर पा रही है। ओके, अब देखो पल्सेस बेसिकली है क्या। ठीक है, हमें आंसर राइटिंग में तो लिखना ही है चीजों को। व्हाट आर पल्सेस। देखो, पल्सेस आर द ड्राई एडिबल सीड्स। ठीक है, ड्राई एडिबल सीड्स है ऑफ लेग्यूम प्लांट्स लाइक चना, अरहर, मूंग, उड़द। ठीक है, तो पल्सेस आर ड्राई एडिबल सीड्स। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है पल्सेस की। ये प्रोटीन में बहुत हाई होते हैं, फाइबर होता है इसमें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, और इसमें फैट भी बहुत कम होता है। सॉइल के लिए भी पल्सेस उगाना बहुत बेनिफिशियल है। पल्सेस जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द सॉइल। ओके, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नाइट्रोबैक्टर करती है, और ये एक है ये सॉइल कर देती है। ठीक है, मेकिंग इट हेल्दियर, सॉइल को और अच्छा बना देती है। शेल्फ लाइफ इसकी बहुत लॉन्ग होती है अगर हम इसे अच्छे से ड्राई कर दे तो। ठीक है, मतलब एक बार हम लोगों ने खरीद लिया या गवर्नमेंट ने भी फार्मर से प्रोक्योर कर लिया तो बहुत लंबे समय तक उसे स्टोर करके रखा जा सकता है। अब देखो, वेर एंड हाउ दे आर ग्रोन। सबसे अच्छी कंडीशन इन्हें ग्रो करने के लिए, जहां पे ग्रो किया जा रहा है वहां पे टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, रेनफॉल 25 से 60 सेंटीमीटर तक वहां पर होनी चाहिए, और सॉइल सैंडी लोम सॉइल होना चाहिए वहां पे। ओके, रबी पल्सेस में क्या क्या चीजें आ जाती है, चना आ गया, मसूर आ गया। ओके, रबी पल्सेस ये कब हार्वेस्ट होते हैं, अप्रैल टू मई में हार्वेस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो खरीफ पल्सेस, अरहर आ गया इसमें, मूंग आ गया, उड़द आ गया। ओके, ये कब हार्वेस्ट होते हैं, ये होते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये हार्वेस्ट होते हैं। ओके, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं पल्सेस के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो ये सारे स्टेट्स पल्सेस के टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में। ओके, अभी देखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है इंडिया। ठीक है, हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर हम अच्छे से प्रोक्योरमेंट करें तो। इट कवर्स 20% ऑफ द फूड ग्रेन एरिया बट कंट्रीब्यूट्स ओनली 7 to 10% ऑफ द टोटल ग्रेन आउटपुट। हम लोग जो ग्रो करते हैं उससे बहुत ही कम हमारा आउटपुट है पल्सेस को लेकर। ओके, हमारा देखो इंपोर्ट्स राइज करता जा रहा है। ठीक है, इन 2024-25 इंडिया इंपोर्टेड 7.3 मिलियन टन्स ऑफ पल्सेस वर्थ 5.5 बिलियन। ठीक है, 7.3 मिलियन टन हम लोग पल्सेस हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किया है। ओके, पहले का एवरेज क्या था,
2.6 मिलियन टन हम लोग करते थे, पर इस बार हम लोगों ने 7.3 मिलियन टन कर लिया। ठीक है, अब की इंपोर्ट कंट्रीज कौन कौन से हैं जहां से हम इंपोर्ट करते हैं? कनाडा से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, रशिया से करते हैं, म्यांमार से करते हैं, एंड मोजाम्बिक से करते हैं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम्स क्या है पर्ल सेक्टर में। पहला तो है पुअर एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट। एमएसपी तो हम लोगों ने दिया है, पर ये बहुत कम है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हम प्रोक्योर नहीं कर रहे सही सही तरीके से। ओके, एमएसपी मोस्टली बेनिफिट्स व्हीट एंड राइस फार्मर्स। एमएसपी किसके लिए ज्यादातर बेनिफिशियल है? जो फार्मर्स व्हीट उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ये। ठीक है, पल्सेस प्रोक्यूरमेंट इज इनकंसिस्टेंट एंड इनएडिक्वेट। एक तो पल्सेस को टाइम टू टाइम प्रोक्यूरमेंट नहीं किया जाता है, और किया भी जाता है तो कम प्रोक्यूरमेंट किया जाता है। ठीक है, फोकस किस पे है? व्हीट और राइस पे है। क्लाइमेट डिपेंडेंस, जहां पर ज्यादा रेन हो रही है, ठीक है, 25 से 60 सेंटीमीटर, 25 से 60 सेंटीमीटर जहां पर रेनफॉल है वहां पर पल्सेस उगाई जा रही है। सो हेविली इंपैक्टेड बाय ड्राउट्स। अगर ड्राउट आ गया, बारिश नहीं हुआ सही से, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है इन पे। अनसीजनल रेन हो गया तो भी इंपैक्ट हो गया, एल नीनो आ गया तो भी इंपैक्ट हो जाएगा। ओके, प्रोडक्टिविटी लो है। इंडियाज यील्ड 660 केजी पर हेक्टेयर, और ग्लोबल एवरेज क्या है? 909 केजी पर हेक्टेयर। जितना एक हेक्टेयर में हम पल्सेस उगा रहे हैं, बाहर की कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज कई ज्यादा हमारे कंपैरिजन उगा रही है। ओके, कॉज क्या है इसका? ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी का, पुअर सीड क्वालिटी, सीड क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है फार्मर्स को, लैक ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV सीड्स नहीं है ज्यादातर करके फार्मर्स के पास। ओके, अब देखो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी क्या प्रॉब्लम है। ओवर 85% ऑफ द पर्ल्स ग्रोअर्स ओन लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, जितने भी फार्मर्स हैं पर्ल्स उगाने वाले, ठीक है, इनके पास लैंड बहुत कम है। ओके, दैट इज वाई 85% ऑफ द पर्ल्स ग्रोअर्स ओन लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ओके, लेस देन 2 हेक्टेयर्स। डिफिकल्ट फॉर देम टू इन्वेस्ट इन इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब ज्यादा पैसे, लैंड ही नहीं है तो ज्यादा उगा ही नहीं रहे हैं, तो ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट और नहीं कर पा रहे इरिगेशन के लिए एंड टेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए। ठीक है, अब पेस्ट एंड सॉइल प्रॉब्लम्स क्या है? प्रोन टू पेस्ट एंड डिजीजेस। जहां पे पल्स उगाए जा रहे हैं वो जगह ज्यादा पल्स और पेस्ट्स और डिजीजेस से प्रोन होते हैं। सफर फ्रॉम सॉइल सैलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, वहां पर जहां पर पल्स उगाए जा रहे हैं उस सॉइल की न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके, देखो करने की क्या जरूरत है हमें? हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट HYV सीड्स। हमें मार्केट में HYV सीड्स लाने की जरूरत है। ठीक है, इनकरेज पोस्ट खरीफ क्रॉप पल्सेस। हमें जो पोस्ट खरीफ क्रॉप पल्सेस है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन हमें करनी चाहिए, जीरो टिलिंग फार्मिंग। ये फार्मिंग मेथड्स एंड इरिगेशन मेथड्स हमें मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स यूज करने की जरूरत है। अब देखो, फिक्स एमएसपी एंड पॉलिसी बायस। सिर्फ जो अभी व्हीट और राइस पे फोकस किया जा रहा है, हमें तो थोड़ी सी इश्यू हो गई थी। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। अब देखो, दूसरी चीज जो है फिक्स एमएसपी एंड पॉलिसी बायस। ठीक है, हम जो व्हीट और राइस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमें पल्सेस पे भी फोकस करने की जरूरत है। ओके, हमें क्या करना है? हमें प्रोक्यूरमेंट को और स्ट्रेंथन करना है कि हम पर्ल्स ग्रोइंग फार्मर से और अच्छे से प्रोक्यूरमेंट कर सके। ठीक है, पीएम आशा के तहत। ओके, इंसेंटिवाइज पर्ल्स कल्टीवेशन को हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि जो फार्मर्स पर्ल्स ग्रोवर्स हैं उन्हें हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो और अच्छे से पल्सेस को उगा सके। ओके, इरिगेशन में इन्वेस्ट कर सके, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके। दैट इज वाई हमें उन्हें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमें प्रमोट करना पड़ेगा कि
फार्मर्स अलग अलग चीजें उगाएं, ओके। हमें स्टोरेज को और अच्छा बनाना पड़ेगा, बिल्ड मॉडर्न वेयर हाउसेस, अच्छे मॉडर्न वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सिलियोस बनाना पड़ेगा, मिनी दाल मिल्स हमें बनाना पड़ेगा, ओके, ताकि चीजें और अच्छे से हो सके। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। करेंटली 5 to 10% इज आवर लॉसेस जो हार्वेस्ट के बाद हो जाते हैं, मतलब वेस्ट हो जाते हैं पल्सेस, 5 to 10%। तो इसे हमें टैकल करना पड़ेगा, ओके। अब देखो, फार्मर सपोर्ट एंड मार्केट एक्सेस, सपोर्ट एफपीओज एंड एलिमिनेट मिडिलमैन। हमें मिडिलमैन को हटाना पड़ेगा बिल्कुल, जो वहां पर गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में मिडिलमैन आ जाते हैं, उन्हें हमें हटाना पड़ेगा, तो फार्मर्स को ज्यादा पैसे मिल सकेंगे। यूज सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड यूज करना पड़ेगा, सेंसर टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा और एआई का यूज करना पड़ेगा, ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सके, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, ओके। फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज, ओके। ट्रेन फार्मर्स वाया कृषि विज्ञान केंद्रास, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्रास के तहत हमें फार्मर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। स्मार्ट बफर स्टॉक एंड इंपोर्ट पॉलिसी, मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ 2.5 to 3 मिलियन टन्स। अगर हम ये बफर स्टॉक मेंटेन करने लगे तो हमें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ेगी, हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं फिर, ओके। ऑल इंपोर्ट्स ओनली व्हेन नीडेड एंड इंपोर्ट ड्यूटीज इन सरप्लस ईयर्स, ठीक है। अब देखो, दूसरी न्यूज है G7 समिट को लेकर। 51st G7 समिट हुआ है अभी, ओके। ये न्यूज में क्यों था, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर विजिट किया, अटेंडेड द 51st G7 समिट जो कनाडा में हुआ था, ओके, Kananskis. Even though India is not a G7 member, it has been invited 12 times so far, and every year for the past 6 years as a special outreach country. India G7 ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी हमें एज अ स्पेशल आउटरीच कंट्री के जैसे बुलाया जाता है, ठीक है। एक नोटेबल मेंबर ने इसे अटेंड किया, कौन था वो, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन अटेंडेड द G7 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्होंने अटेंड किया। G7 क्या है, G7 स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ सेवन, ओके, एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 7 रिचेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। 7 रिचेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप है ये। यूएसए है इसमें, कनाडा है, जापान है, यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली है, ठीक है। अब देखो, यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो इन्वॉल्व बट नॉट ऑफिशियली काउंटेड इन द 7। यूरोपियन यूनियन भी इस G7 में ऑफिशियली इन्वॉल्व है, लेकिन वो 7 कंट्रीज में नहीं आता है यूरोप, ओके। कब बना था ये, 1975 में बना था। इनिशियली ये G6 हुआ करता था टू डील विद द इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक 1973 ऑयल शॉक। कनाडा ज्वाइन किया इसको 1976 में। जब कनाडा ज्वाइन किया तो इसका नाम चेंज हो गया G7। रशिया ज्वाइंड इन 1997, G8 हो गया था तब, लेकिन इसे फिर रिमूव कर दिया गया था 2014 में आफ्टर क्रीमिया एनेक्सेशन, ठीक है। G7 ग्रुपिंग से रशिया को कब निकाल दिया गया था, 2014 में, बिकॉज ऑफ द क्रीमिया एनेक्सेशन। अब देखो, मेजर आउटकम्स ऑफ द 51st G7 समिट, ठीक है। मेजर आउटकम्स इसके क्या रहे, ठीक है। पहला तो है कनानस्किस, क्या है ये, कनानस्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर, ठीक है। अग्रीमेंट साइन हुआ टू फाइट राइजिंग वाइल्ड फायर थ्रेट्स बाय यूजिंग लोकल एक्शंस, साइंटिफिक मेथड्स एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। जो वाइल्ड फायर्स जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, उसे टैकल करने की बात की गई। किन चीजों से टैकल किया जाएगा, लोकल एक्शन से टैकल किया जाएगा, साइंटिफिक मेथड से टैकल किया जाएगा एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से टैकल किया जाएगा। It supports the Glasgow Leaders Declaration of 2021 to stop deforestation and land degradation by 2030, ठीक है। अब देखो, G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान, ठीक है। पहला चीज तो ये था, ठीक है, आउटकम। दूसरा, क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान बना, ओके, टू इंश्योर स्टेबल ग्लोबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ्स, ओके,
किन चीजों पर फोकस किया गया? मोर इन्वेस्टमेंट, ताकि सब सारी कंट्रीज को एक स्टेबल तरीके से, एक स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके क्रिटिकल मिनरल्स का। ओके, वही है क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान। ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अब, और इनोवेशन किया जाएगा, एंड सोर्सेस को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। बिल्ड्स ऑन द 2023 5 पॉइंट प्लान, ऑल्सो सपोर्टेड बाय इंडिया। ओके, G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान एंड कनानस्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर। दूसरी थी राइस को लेकर, राइस के बारे में हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले। G7 will support the World Bank led rice partnership to make global supply chains more resilient, inclusive and sustainable. ओके, राइस को और इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और रेजिलिएंट बनाने की बात की गई। ट्रांजिशनल रेप्रेशन, G7 कंडेम्ड कंट्रीज दैट हरास और थ्रेटन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। जो कंट्रीज के सिटीजन्स बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं, उन्हें हरास किया जाता है, उन्हें उस चीज को कंडेम किया गया। यूज प्रॉक्सीज टू स्पाई, अटैक और साइलेंस क्रिटिक्स। ठीक है, इसमें डिसाइड किया गया कि क्रिटिक्स को साइलेंट करने के लिए प्रॉक्सीज का यूज किया जाएगा, स्पाइस का यूज किया जाएगा, एंड अटैक्स का यूज किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल रिप्रेशन। ओके, माइग्रेंट स्मगलिंग को भी रोकने की बात की गई है। ठीक है, G7 लॉन्च अ कोएलिशन एंड एक्शन प्लान टू स्टॉप स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है, माइग्रेंट्स को जो स्मगल किया जाता है उसको रोकना है, एंड इलीगल एंड डेंजरस मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर्स जो इलीगल लोग मूव कर रहे हैं उसको भी रोकने की बात की गई है। टारगेटिंग ह्यूमन ट्रैफिकर्स ग्लोबली इन 2024 एंड बियॉन्ड। ओके, तो ये सारी चीजें रोकने की बात की गई है। ओके, आज हम लोगों ने दो टॉपिक किया, एक पल्सेस को लेकर एंड दूसरी G7 समिट को लेकर, 51st G7 समिट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।